एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन बायोलॉजी क्रिस्प चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि लास्ट में जितने भी हमने जो साइकिल पढ़े थे, लाइक हमने ग्लाइकोलाइसिस स्टडी किया है, हमने टीसीए स्टडी किया है, हमने ईटीसी पढ़ी है। तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट था एटीपी प्रोडक्शन का, तो वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें ओवरऑल कितनी एटीपी बनती है। क्योंकि हमने लास्ट में जो ईटीसी के अंदर जो रिसेप्टर देखा था वो O2 था, मींस दिस साइकिल इज डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रेस्पिरेशन है आपकी? एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनती है ओवरऑल, ये आज का हमारा टारगेट रहने वाला है। लेकिन इसमें कुछ डाउटफुल चीज़ें हैं जो बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि लाइक हमेशा बुक्स में आपको 32 और 30 की रेंज में ही मिलती है, यानी कि 30 से 32 की रेंज में आपको एटीपी देखने को मिलेगी। बट हम पढ़ते क्या है कि 32 बनती है, तो बुक्स में 32 क्यों नहीं लिखा गया? तो इसके पीछे का रीज़न भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ये 30 क्यों लिखा गया और 32 भी लिखा गया, यानी कि आइदर पॉसिबल कि 30 एटीपी भी बन रही है और 32 भी एटीपी भी बन रही है। यस, इट इज़ पॉसिबल। अब वो कैसे होने वाला है वो हम नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो एनर्जी आई है लाइक इन NADH फॉर्म, FADH2 फॉर्म में और ATP के फॉर्म में, वो कहाँ से, कौन से साइकिल से कितनी आई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, तो पायरुवेट जब बनाया उसने और कितने मॉलिक्यूल्स बनाए? 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमें मिला कि 2 ATP बनी है और 2 NADH, 2 ATP एंड 2 NADH। तो ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी है। जब पायरुवेट एंटर किया टीसीए साइकिल में, लेकिन उससे पहले ये करता है एक लिंकिंग रिएक्शन। इस लिंकिंग रिएक्शन में क्या होता है कि वो बनाता है एसिटाइल कोल। यहाँ पे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। 2 पायरुवेट बनाता है 2 एसिटाइल कोए। अब जब इसने 2 पायरुवेट ने 2 एसिटाइल कोए बनाया, तो यहाँ पे जो एनर्जी आती है वो आती है 2 NADH। यहाँ पे जो एनर्जी आई वो आई आपकी 2 NADH। तो 2 NADH हमारी यहाँ से आ गई। अब एसिटाइल कोए आपका एंटर कर गया टीसीए साइकिल। तो टीसीए साइकिल क्या कहता है कि टीसीए साइकिल में एक बार में एक एसिटाइल कोए रन किया। टीसीए साइकिल में एक बार में एक एसिटाइल को रन करता है। तो जब एक एसिटाइल कोए रन किया, उस टाइम जो एनर्जी बनी वो बनती है हमारे पास 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 GTP और ATP। ये हमारे पास बना टीसीए साइकिल में जब आपका एक एसिटाइल कोए रन किया। लेकिन हमारे पास एसिटाइल कोए के कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 मॉलिक्यूल्स थे। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स रन करेंगे तो ये जो आपकी एनर्जी है ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गई, और यहाँ पे आपके पास कितने आ गए? 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 GTP। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल NADH कितनी हो गई? 2 हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिली, 2 हमें लिंकिंग रिएक्शन से मिली और 6 हमें TCS से मिली। तो 10 हमारे पास NADH हो गया। FADH2 हमें सिर्फ TCA से मिला है, तो FADH2 2 हो गया। और अगर ATP की बात करें तो 2 ATP ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP हमें TCA में मिला। तो ये हमारे पास हो गए 4 ATP। अब हमने पीछे रिएक्शंस जब हमने की थी लास्ट लेक्चर में ETC, तो हमने पढ़ा था कि जब एक NADH ETC में जाता है तो वो कितने हाइड्रोजन आयंस को प्ले करवाता है, पंप करवाता है? 10 को। और जब 10 को पंप कराता है तो वहां पे एक ATP को चाहिए 4 आयंस, प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे वो टोटल करवाता है 2.5 ATP। कितनी ATP? 2.5। लेकिन इसके अगेंस्ट जब FADH2 हाइड्रोजन आयंस का पंप कराता है तो वो सिर्फ 6 का पंप कराता है, और यहाँ पे बनाता है वो 1.5 ATP। अब यहाँ पे एक NADH कितनी ATP बना रहा है? 2.5। तो हमारे पास कितने हैं? 10 है। तो ये 10 कितनी बनवाएंगे? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 2.5 से, तो ये हमारे पास होगी 25 ATP। ओके।
और यहाँ पे हमने देखा कि एक FADH2 कितनी एनर्जी बनवा रहा है एटीपी फॉर्म में 1.5, और ये हमारे पास कितने हैं 2, तो इसको अगर हम 1.5 से करें तो ये हमारे पास आ गया 3 ATP, और 4 हमारे पास ऑलरेडी ATP फॉर्म में था, तो ये हमारे पास आ गई 32 ATP। ओवरऑल कितनी आ गई हमारे पास 32। अब ये जो 32 आई है ये हमने देख ली कि कहाँ से कितनी एनर्जी आई है, लेकिन क्या होता है कि जब आपने ये पढ़ा कि ग्लूकोज ने पायरुवेट बनाया, ग्लूकोज ने क्या बनाया पायरुवेट बनाया, और यहाँ पे जो NADH बनाया, अब ये भी हमें पता है कि ग्लूकोज रिएक्शन कहाँ हुई थी, ये हमारी हुई थी साइटोसोल में, साइटोसोल में रन की थी। अब इस NADH को एनर्जी बनाने के लिए यानी कि ATP बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स में जाने के लिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, लेकिन NADH को पास होने के लिए इनर मेम्ब्रेन कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन वो कंप्लीटली इम्परमिएबल है फॉर NADH, यानी कि यहाँ से इसकी ट्रांसफर नहीं होगी, यहाँ से इसकी ट्रांसफर नहीं होगी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे 2 NADH बताया है वो लास्ट में आपकी ये ATP बना देगा, पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन यहीं पे आपका पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है आपकी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की वो कंप्लीटली इम्परमिएबल है फॉर NADH, तो फिर ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, इनको ट्रांसफर करने के लिए सेल के पास 2 सटल सिस्टम होते हैं, 2 सटल सिस्टम होते हैं। अब ये होते कौन से हैं, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आपका जो सटल सिस्टम होता है वो है आपका मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। ये जो प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होता है, लाइक लीवर में हो गया, आपके हार्ट में हो गया एंड किडनी में हो गया। ओके, ये तो हो गया मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। एंड सेकंड वन जो होता है वो है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। ये जो आपका है ये प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन में या फिर आपकी मसल्स में, कि इनकी लोकेशन, इनकी अगर आपके ब्रेन के अंदर एनर्जी बन रही है तो वहां पे साइटोसोल से जो भी ट्रांसफर होगा NADH वो इस सटल सिस्टम से ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं लीवर और हार्ट और किडनी के अंदर वर्क कर रहा है अगर NADH ग्लाइकोलाइसिस का, और वो NADH ट्रांसफर होना चाह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो इस सटल सिस्टम का यूज करेगा। अब ये सटल सिस्टम क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम की, ये क्या कहता है कि मैं जब ट्रांसफर करूंगा, अब इनकी लोकेशन देखते हैं पर एक्चुअल में ये होते कैसे। हम बना रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे बना रहे हैं ट्रांसपोर्टर, ये 2 ट्रांसपोर्टर मैंने बनाए इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपके इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहता है कि ये आपका साइटोसोल है एंड ये आपका मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये आपका मैट्रिक्स है। आपके साइटोसोल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आया। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना किससे है, एस्पार्टेट से। किससे बना, एस्पार्टेट से। और ये एस्पार्टेट आया है आपका मैट्रिक्स से। कहाँ से आया है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एस्पार्टेट आपका बना था किससे, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना है आपका मैलेट से। अब ये मैलेट कहाँ से आया, ये मैलेट बना था आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, यानी कि रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं और ये चलती जा रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में आपके पास एस्पार्टेट आया। अब वो भूल जाओ कि वो कहाँ से आया, आपके साइटोसोल में एस्पार्टेट प्रेजेंट है,
वो चेंज हो गया ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सलो एसिटिक एसिड में जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ मैलेट में, और मैलेट आपका दोबारा से चला गया मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे ये दो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन दो ट्रांसपोर्टर्स का नाम होता है अलग से, ये है आपका मैलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर, मैलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर, और ये है आपका ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर। ये दोनों ट्रांसपोर्टर रोल प्ले करते हैं मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में। क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले आपके पास एस्पार्टेट प्रेजेंट था, चेंज हुआ ऑक्सलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्सलो एसिटिक एसिड चेंज हुआ मैलेट में, और मैलेट आपका ट्रांसफर हुआ मैलेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू मैट्रिक्स में। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम तो NADH का रोल प्ले करते हैं। अब याद करो टीसी साइकिल में हमने कहा था कि जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना किससे? मैलेट से क्या बनता है? ऑक्सलो एसिटिक एसिड। जब ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना वहां पे NADH बनता है, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन उल्टी है, यहाँ पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्या बना रहा है? मैलेट। तो यहाँ पे क्या होगा? NADH का यूज करता है, जो रिएक्शन आपकी, जो NADH आपका कहाँ से आया है? ग्लाइकोलाइसिस से आया है, उसको ऑक्सलो एसिटिक एसिड यूज करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, और मैलेट को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका? NAD। इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए? मैलेट ने ले लिए। अब मैलेट क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चला जाता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि NADH तो जा नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो पास हो सकते हैं, और मैलेट उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पहुंच गया मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ही जाते मैलेट क्या करता है कि मैंने तो ट्रांसफर कर दिया, मेरा काम खत्म। अब वो मैलेट क्या करता है कि दोबारा से, अब टीसी साइकिल की रिएक्शन याद होगी आपको कि जब मैलेट ऑक्सलो एसिटिक एसिड में चेंज हुआ तो NAD से आपका NADH बना था। क्या बना था आपका? NADH। ठीक है, वो अलग चीज है, सिर्फ कोरिलेट इसलिए है कि वहां पे रिएक्शन सेम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उनको इंटरमिक्स नहीं करना है, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि जब हम ATP की फॉर्मेशन करेंगे लास्ट में तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ये पूरा सटल सिस्टम अलग से रन होता है, टीसी साइकिल का आपको अलग से याद रखना है। तो ये NADH बना, कहाँ से आए थे इलेक्ट्रॉन? NADH से। तो NADH को ही तो ट्रांसफर करना था मैट्रिक्स में, आ गया या नहीं आ गया? आया किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में। और लास्ट में मैलेट ने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट किए? NADH को। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमेशा जहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं वही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो चेंज होते हैं। उसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट सटल सिस्टम में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल गया NADH। आपका NADH अब आ चुका है मैट्रिक्स में। कहाँ आ चुका है? मैट्रिक्स में। इसका वही सेम रोल रहेगा कि टीसी साइकिल देन ETC में जाएगा और वहां से आपकी ATP प्रोडक्शन करेगा। लेकिन फिर सेकंड सिस्टम क्या कहता है कि जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो सटल सिस्टम है आपका, वो क्या कहता है कि मैं तो ट्रांसफर कर सकता हूं। ये आपका साइटोसोल है, ये आपका साइटोसोल है, और ये आपका मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहता है कि साइटोसोल के अंदर आपका प्रेजेंट है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और सेम आपका इधर प्रेजेंट है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ये एंजाइम आपका दोनों साइड प्रेजेंट है, मैट्रिक्स भी साइड प्रेजेंट है और ग्लिसरॉल की साइड भी प्रेजेंट है। तो NADH इसका फायदा उठाता है कि दोनों साइड अगर कोई एंजाइम प्रेजेंट है तो चलो उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आपने ग्लाइकोलाइसिस में एक प्रोडक्ट बना था DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या करता है NADH से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था NADH का?
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने किसको दे दिए, मैलेट को, और मैलेट ने ट्रांसफर कर दिए फर्दर मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे DHAP लेता है, लेकिन ये ट्रांसफर किसको करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को, किसको, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को। और आपका नेक्स्ट क्या बन गया, NADH निकल गया बाहर, ये आपका बाहर निकल गया, दोबारा से रिएक्शन में इंक्लूड हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस की। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ले किसने लिए, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, किसने भिजवाए, DHAP ने। कहाँ से आए हैं, NADH से। ये आपका कहाँ से आया है, ग्लाइकोलाइसिस से आया है। कहाँ से आया, ग्लाइकोलाइसिस से। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो आ चुके हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के पास। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका सटल सिस्टम। यहाँ क्या करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट लेके जाता है इलेक्ट्रॉन्स को और पहुंच गया मैट्रिक्स में। जैसे ही वो मैट्रिक्स में पहुंचता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट in the presence of this enzyme glycerol 3 phosphate dehydrogenase, ये इलेक्ट्रॉन्स पास कर देता है किसको, FAD को, और बन गया आपका FADH2। ये थोड़ा सा हटके है यहाँ पे ये मत सोचना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स NADH से लिए हैं तो वो NADH को ही ट्रांसफर करेगा, नहीं। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट NADH से इलेक्ट्रॉन्स लेता जरूर है, लेकिन वो पास कर देता है किसको, FAD को, और वो बन जाता है FADH2। और यहाँ पे आपका बन गया DHAP, एंड ये DHAP दोबारा से आपका यहाँ पे रिएक्शन में आके इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन चलती रहती है। अब यहाँ पे आपका आ गया FADH2, आप ट्रांसफर क्या करना चाह रहे थे, NADH, और बन गया क्या, FADH2। तो ये तो धोखा हो गया। अब याद करो ETC साइकिल में हमने 3 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा था, NADH, और कॉम्प्लेक्स 2 को कौन दे रहा था, FADH2 दे रहा था। लेकिन यहां से क्या हाइड्रोजन आयंस पास हो रहे थे, नहीं, यहां से 4 हाइड्रोजन पंप हुए थे। यहां से कितने, 4, और यहां से कितने, 2 हाइड्रोजन आयंस पंप हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि जो ग्लाइकोलाइसिस से आपका NADH आया होगा वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास गया, रिएक्शंस एज थ्रू चली जैसे चलनी थी। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस का NADH आया है आपका विद ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम, वो तो FADH2 में चेंज हो गया। अब वो तो फर्स्ट के पास जाएगा नहीं, वो किसके पास जाएगा, सेकंड। और हमें ये भी पता है कि FADH2 कितनी एनर्जी बनाता है, 1.5 ATP। कितनी एनर्जी बनाता है, 1.5, और ये हमारा कितनी बनाता है, 2.5 ATP। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, कैसे करेंगे। कहता है कि आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा कितनी ATP बन रही थी, 2 ATP और 2 NADH। इसके बाद हम पढ़ रहे थे कि लिंकिंग रिएक्शन और TCA में, अगर हम लिंकिंग रिएक्शन की बात करें तो 2 NADH है, और TCA की बात करें तो 3, टोटली लिखते हैं हम 6, हम लिखते हैं 6 NADH और 2 आपका FADH2 एंड 1 आपका ATP। तो ये ओवरऑल हमें कितनी एनर्जी दे रहा था, 32 ATP दे रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करनी आनी चाहिए कि अगर एक सेल, डिपेंड करता है आपका कौन सा सेल है, अगर वो यूज कर रहा है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम अगर वो यूज कर रहा है, तो ये जो 2 NADH है ये सेम एज आपकी मैट्रिक्स में आ जाएंगी, सेम एज मैट्रिक्स में आ जाएंगी। और 2 आपके पास ये है, 2 ये है, 2 है, तो कितनी हो जाएंगी, 10 NADH, 2 आपके पास FADH2, और ये यहाँ पे 2 रहेगा आपका 4 ATP। तो टोटल यहाँ पे जो ATP बनेगी वो बनेगी 32 ATP।
तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा, हमने ये नहीं पढ़ा था कि कौन सा सटल सिस्टम यूज किया था NADH ने। तो अब हमें कंफर्म है कि जब NADH साइटोसोल से मैट्रिक्स में आया तो उसने कौन सा सटल सिस्टम यूज किया होगा, मैलेट एस्पार्टेट, तब जाके 32 बने। अब दूसरी साइड हम बात करते हैं कि अगर वही सेम कंडीशन ग्लाइकोलाइसिस में आपकी बन रही है 2 ATP 2 NADH एंड TCA और लिंकिंग रिएक्शंस की टोटल की बात करें तो 2 NADH लिंकिंग रिएक्शन आपकी 6 TCA में एंड 2 FADH2 एंड 2 ATP, ये आपकी बननी थी। कहता कि यहाँ पे जो सेल है उन्होंने यूज किया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। अब ये अगर यूज किया है तो ये तो कंफर्म है कि ये 2 NADH तो सेम तो जाने नहीं है, ये किस फॉर्म में गए हैं, आपके 2 गए हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में गए हैं, FADH2 में। किस फॉर्म में पहुंचे हैं, FADH2 में। अब FADH2 का आप ETC में अच्छे से पढ़ के आए कि FADH2 है वो फॉर्म करता है आपकी 1.5 ATP 1.5 ATP। तो यहाँ पे कितनी ATP बन गई, 3 ATP बन गई। अब यहाँ पे देखो ये कितने हैं आपके पास, 8 NADH बच गए, 2 तो यूज हो गए, और 2 FADH2 TCA साइकिल के थे ही हमारे एज इट इज, 2 ATP ये और 2 आपके ग्लाइकोलाइसिस के। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 8 आपके पास है और नॉर्मली हमारी 2.5 ATP बनाता है। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 20। और ये आपका 2 है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 1, ये आपका 3 और ये आपका 4 और 3 आपकी ये ATP। अब देखो कितनी ATP बन गई, 30 ATP बनी या नहीं बनी, कितनी ATP बन गई, 30 ATP। भाई 8 NADH ही तो बचा, क्योंकि 2 NADH जो ग्लाइकोलाइसिस से आप काउंट कर रहे हो, जब उसने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम यूज किया तो फाइनल जो इलेक्ट्रॉन्स NADH के रिसीव कर लिए FADH2 ने। अब FADH2 तो आपका कॉम्प्लेक्स 1 को यूज करेगा नहीं, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स की पंपिंग कराते हुए वो थर्ड को इलेक्ट्रॉन्स देता है कि ना कि खुद पंपिंग करेगा। और थर्ड से होते हैं 4 और 4 से होते हैं 2 हाइड्रोजन आयंस पंप। तो यहाँ पे टोटल कितनी एनर्जी बन रही थी, 1.5 एक FADH2 से, अगर 2 है तो आपकी 3। तो बननी कितनी थी 2 NADH से, अगर 2 NADH आपका रिसीव होना था तो वहां पे आपकी 2.5 बनाता एक, लेकिन रिसीव कौन कर रहा है आपका FADH2, तो नहीं बनाएगा 1.5। तो यहीं पे आपकी एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पे बन गई आपकी 3 ATP, बननी कितनी थी 5 ATP और बन गई कितनी 3 ATP। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 ATP लूज हो गई। लॉस कितने का हो गया, 2 ATP का लॉस हो गया जब उसने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम यूज किया। बाकी आपकी सेम रहनी है, बाकी क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही मैट्रिक्स में हो रही है तो इनको तो सटल सिस्टम का यूज करने की जरूरत नहीं। मेन जो दिक्कत आती है वो इस NADH को आती है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना है और वो साइटोसोल के अंदर। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर कोई सेल मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम यूज कर रहा है तो उसमें एनर्जी कितनी बन रही है 32, और अगर वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम यूज कर रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी बननी है 30 ATP। तो यहां से ये क्लियर होता है कि अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि 30 to 32 लिखा जाता है जो एक रेंज, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये था हमारा ओवरऑल जो हम पढ़ते हैं कि टोटल कितनी बनी 32, लेकिन वो बनती कितनी है 30 से 30। तो 2 ATP का लॉस हुआ, वो आपको समझ में आ गया कि 2 ATP का लॉस एक सेल ने कहाँ किया है, वो किया है जब उसने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम यूज किया है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो आपका FADH2 है और FADH है वो आपका कॉम्प्लेक्स
सेकंड के पास आता है और सेकंड से कोई भी हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स वो थर्ड को पास करता है, देन वहां से 4 हाइड्रोजन एंड फोर्थ से 2 हाइड्रोजन। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1.5 एटीपी के, और यहीं से आपके 2 एटीपी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा एटीपी की फॉर्मेशन की 30 या 32, ये हमें कंफर्म हो गया कि 30 भी बनती है और 32 भी बनती है, और डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है वो हमें समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।